आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है पीडीएम का मुल्तान जलसा, एक स्टेज, दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दो साहबजादियां। क्या हुकूमत की गलतियों ने ऑपोजिशन का जलसा कामयाब कराया? फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के हाथों से कौन कौन से हाथी निकल रहा है। मुल्क को 122 अरब रुपए का नुकसान किसने पहुंचाया? और ट्रैफिक पुलिस एहलकार कानून की खिलाफ वर्जी पर बड़े लोगों को क्यों छोड़ देता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस के मौके पर बिलाखिर पीडीएम का मुल्तान जलसा हो गया है। गुज़श्ता 4-5 रोज से किला कोना, कासिम बाग और अतराफ का इलाका मैदान जंग दिखाई दिया, जहां पर पकड़ धकड़ होती रही, गिरफ्तारियां अमल में आती रहीं, पर्चों का इंदराज होता रहा। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे, कभी कासिम गिलानी साहब बिहाइंड द बार्स दिखाई दे रहे थे, कभी हैदर गिलानी बिहाइंड द बार थे, कभी मूसा गिलानी को पकड़ा जाता था। लेकिन बारकैफ एक जो चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि पीडीएम ये कह रही थी कि मुल्तान जलसा तो होगा, हुकूमत ये कह रही थी कि जलसे की इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलेगी। किला कोना, कासिम बाग पर लगे तालों को तोड़ा गया। जब ताले टूटे तो चोरी के पर्चों का इंदराज भी हुआ। जो टास्क बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिलाखिर वो टास्क आज अपने अंजाम को पहुंचा है। लेकिन एक सवाल उभरा है, और सवाल जो इस वक्त हर जहन के अंदर है वो ये है कि इससे पहले हुकूमत की तरफ से जो पकड़ धकड़ की हिकमत अमली अपनाई गई, इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई, इससे पहले जो आनी हाथों से निपटने की एक स्ट्रैटेजी दिखाई दी, क्या हुकूमत वाकई दबाव में है? और ख़ास तौर पे पीडीएम का मुल्तान जलसा इतनी हाइप ले गया है, ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल गई है। इससे पहले पेशावर में जलसा हुआ, इससे पहले जो गुजरावाला जलसा हुआ, या इससे पहले जो दीगर मकामात पर जलसे हुए, शायद उनको इतनी प्रोजेक्शन नहीं मिल सकी जितनी प्रोजेक्शन पीडीएम के मुल्तान जलसे को मिली है। मकाम तो जलसे का किला कोना, कासिम बाग था, लेकिन ये जलसा मुल्तान के घंटा घर चौक में हुआ है। और इसकी बुनियादी तौर पर जिम्मेदार, अगर ऑपोजिशन ये शादियाने बजा रही है कि जलसा उन्होंने करना था, हर हरबे को उबूर करते हुए, हर हद को पार करते हुए आज ऑपोजिशन ने जलसा कर लिया, तो शायद इसका जो सर है वो भी खुद हुकूमत के सर जाता है। क्योंकि हुकूमत ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है कंटेनर्स लगाने की, बैरिकेड्स लगाने की, ऑपोजिशन को रोकने की, शायद उसी वजह से ऑपोजिशन ज़्यादा एयर टाइम ले गई है, ऑपोजिशन को ज़्यादा डिविडेंड और ज़्यादा माइलेज मिल गया है। सवाल तो वही है कि क्या हुकूमत दबाव में है, और दबाव में आके ये तमाम तर काम कर रही है, ये हरबे अपना रही है, जारहाना हिकमत अमली ले रही है? क्या हुकूमत दबाव में है? जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खान साहब से जब सवाल किया जाता है हुकूमत दबाव में, तो बिल्कुल इसकी तरदीद कर देते हैं, नफी करते हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है जरा आपके सामने रखता है। गुज़श्ता दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और कम अज कम 3 से 4 बार ये कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और ना कोई प्रेशर डाल सकता है, कोई दबाव नहीं है। यानी तमाम तर जो दबाव का तासुर है उसको बिल्कुल रद्द कर दिया, ज़ाहिर किया खान साहब ने। लेकिन दूसरी तरफ जो फुटेज दिखाई दे रही है, कहीं कंटेनर लगे हुए हैं, कहीं पकड़ धकड़ हो रही है, कहीं गिरफ्तारियां हो रही है, तो लगता तो है कि हुकूमत दबाव में है। दूसरा अहम मामला यह है कि आज साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा जब जाती उम्रा रायबंड से निकली हैं, तो उनका यह कहना था कि मैं सोगवार ज़रूर हूँ, लेकिन सोग के बावजूद आवाम के साथ, आवाम के दरमियान मुल्तान जलसे में, और मियाँ साहब का खुसूसन मैसेज भी मुझे मौसूल हुआ है। यानी एक तरफ तो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो वालिदा मोहतरमा है, उनकी तदफीन अभी कुछ चंद रोज़ पहले हुई है, और उसके बावजूद एक सोग की कैफियत में मरियम नवाज साहिबा निकली। दूसरी तरफ आसिफा भुट्टो साहिबा, जिन्होंने सियासत में अपनी पहली एंट्री बाकायदा तौर पर फॉर्मली डाल दी है, उनके वालिद साहब बड़े बीमार हैं। उनके भाई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कोरोना की हालत में हैं। भाई कोरोना में है, वालिद साहब बीमार हैं। उनकी अलालत के बावजूद आसिफा भुट्टो साहिबा निकली। यानी दो साबिक वज़राए आज़म की जो साहबजादियाँ हैं, वो मुल्तान जलसे के अंदर जो है वो लीड करती हुई दो बड़ी पार्टीज़ को दिखाई दी हैं। यानी आज के जलसे की एक अहम बात ये भी है, जिस वक्त मरियम बीबी निकली, आसिफा भुट्टो साहिबा मुल्तान पहुंची हैं, तो एन उसी वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा है फिरदौस आशिक आवान साहिबा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और उसमें उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी हुकूमत की। अब हुकूमत ने फैसला ये किया है कि तमाम तर कंटेनर्स को हटा दिया जाएगा, रास्ते में कोई रुकावटें नहीं होंगी, और पीडीएम को जलसे की इजाज़त दे दी जाएगी। फिरदौस आशिक आवान साहिबा क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। तो हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हदायत की बिना पे ये फैसला किया कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। जो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज एक्ट है
उसके तहत वो तमाम जो खिलाफ वर्जियां करने वाले अफराद होंगे उन्हें कानून के दायरा कार में लाएंगे। अब ये जो रुकावटें हटाने का फैसला है ये भी हुकूमत की तरफ से उस वक्त किया गया जब जलसे में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए थे। फिर सवाल उठाया जा रहा था कि जो जलसे का मकाम था किला कोना कासिम बाग, वहां पर ना तो स्टेज कायम था, ना ही वहां पर साउंड सिस्टम था, ना ही वहां पर तैयारियां की गई थी, कुर्सियां मौजूद थी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से आखिरी वक्त तक ये डिसाइडेड नहीं था कि क्या हुकूमत पीडीएम को इजाजत देने जा रही है या नहीं देने जा रही है। चंद घंटे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल ऑर्डिनेंस के तहत बाद में गिरफ्तारियां भी होंगी, बाद में पर्चों का इंदराज भी होगा, हुकूमत कार्रवाई भी करेगी, लेकिन फिलहाल जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं हम उनको हटाने जा रहे हैं। अब यकीनन फिर सवाल वही उठता है कि क्या हुकूमत ने यह फैसला भी बिलाखिर दबाव में किया है, प्रेशर में किया है? क्योंकि खान साहब ये कहा करते थे कि अगर ऑपोजिशन आना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, तो हम कंटेनर्स भी देंगे, हम खाना भी देंगे। और खान साहब की जो मेडन स्पीच थी खास तौर पे पार्लियामान के अंदर, उसी में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 106 रिकॉर्ड धरना किया, ये कोई करके दिखाए। तो जिस वक्त ऑपोजिशन तैयारी करेगी तो हम कंटेनर्स भी देंगे, खाना भी देंगे। खान साहब क्या कहते थे, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। सड़कों पे निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे धरना देने। अब ये खान साहब की मेडन स्पीच थी पार्लियामान के अंदर। आज दिखाई दे रहा है कि ऑपोजिशन को कंटेनर दिए नहीं जा रहे, बल्कि उनकी राह के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं। आज ऑपोजिशन की राह में जो है वो कांटे बिछाए जा रहे हैं, उनको जमहूरी उनका जो हक है वो एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा है। एक तासुर है जो ऑपोजिशन कायम करने की कोशिश कर रही है। बरकैफ बिलाखिर उसका डिविडेंड, क्योंकि कोई सियासी तहरीक हो, जमहूरी तहरीक हो, वो कंटेनर्स के जरिए से रोकी नहीं जा सकती है। और यही बात बिल्कुल सादिक बैठती है खान साहब के 126 रोज के धरने पर भी। उस वक्त भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से रुकावटें लगाई गई, अगर कंटेनर्स लगाए गए, हमने परवेज खटक साहब को देखा कि वो क्रेन लेकर निकलते हैं पेशावर से और रास्ते में लगे हुए तमाम तर कंटेनर्स को उठा देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कंटेनर्स लगाने से कभी भी जो वक्त की ऑपोजिशन होती है वो रुका नहीं करती है। बात रही इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल ऑर्डिनेंस की, तो इस पर ऑपोजिशन के पास एक खासा जवाब है। और ऑपोजिशन ये कहती है कि क्या कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन के जलसों में आता है? क्या कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन की कॉर्नर मीटिंग्स में आता है? क्या कोरोना का ताल्लुक सिर्फ ऑपोजिशन से है? वाले से एग्जाम्पल्स दी जाती हैं और एग्जाम्पल जो कोट की जाती है, जरा आपके सामने फुटेज रखते हैं। सक्खर में गुज़श्ता दिनों असद उमर साहब ने, जो एनसीओसी के सरबराह है, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने एक कन्वेंशन से खिताब किया है। और असद उमर साहब अगर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, उसके बाद सेल्फीज भी हो रही हैं। अगर असद उमर साहब एक कन्वेंशन में हो सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर कोरोना का मामला सिर्फ ये तो नहीं है कि 300 लोग अगर मौजूद है और फिर अंडर वन रूफ है। क्योंकि एक ये बताई जाती है, उसमें तौजीह पेश की जाती है कि अगर आप खुले मैदान के अंदर हैं तो उसमें कोरोना के इतने चांसेस नहीं होते जितना बंद कमरे के अंदर होते हैं। तो एक कन्वेंशन के अंदर तो शायद फिर कोरोना के चांसेस ज्यादा है, भले उसमें 300 लोग ही मौजूद क्यों ना। तो फिर असद उमर साहब किस तरह से सक्खर में ये कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जमात इस्लामी की जो अमीर हैं जनाब सिराजुल हक साहब, उन्होंने दीर में जलसा किया है। तो सिराजुल हक साहब अगर दीर में जलसा करते हैं तो उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ना ही हुकूमत कोई कार्रवाई करती है, ना ही कंटेनर लगाती है, ना ही पकड़ धकड़ होती है, ना ही उसके बाद कोई सियासी बयानात दागे जाते हैं। एक और मीटिंग जिसका हवाला ऑपोजिशन दे रही है वो परवेज खटक साहब की है। केपी के अंदर परवेज खटक साहब ने भी एक मैदान सजाया है, वहाँ पर भी अपने जो रहनुमा मकामी और जो लीडरान है, जो कारकुनान है, वो मौजूद हैं। तो ऑपोजिशन ये कहने में तो हक बजानिब है कि क्या कोरोना का ताल्लुक सिर्फ ऑपोजिशन से है। इस हवाले से जो तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत है लियाकत शहबानी साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक राय दी है और वो ये कहते हैं ये जो जलसा गाहें हैं इनको क्वारंटाइन मराकज़ डिक्लेयर कर देना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कोरोना को रोकने के लिए तो फिर टाइगर फोर्स को डिप्यूट करती, भले मुल्तान जलसा या आने वाले जलसे हैं वहां पर टाइगर फोर्स को डिप्यूट करे, सबका कोविड टेस्ट ले, जो पॉजिटिव आता है उसको अंदर क्वारंटाइन कर दिया जाए, जो नेगेटिव आता है उसको घर भेज दिया जाए। तो फिर तो दिखाई देगा कि हुकूमत वाकई संजीदा है कोरोना को रोकने के लिए। अदरवाइज तो ये तासुर जो ऑपोजिशन दे रही है वो तो बिल्कुल ठीक होगा। अब लियाकत शहबानी साहब क्या कहते हैं, जरा लियाकत शहबानी साहब का जो स्टेटेड पोजीशन है वो आपके सामने रखते हैं। गवर्नमेंट जो है इस तरह के बड़े सरकार चाहे किसी जमात का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे किसी भी पोजीशन का हो, उसे जो है वो क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया जाए। जितने लोग उस जलसे में जाएंगे वापस उनको उस वक्त तक बाहर निकलने नहीं दिया जाए। सैंपल कलेक्ट नहीं होता और सैंपल कलेक्ट होने के बाद जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं उन्हें वहां से हॉस्पिटल आइसोलेशन ट्रांसफर किया जाए। जिनकी केसेस
नेगेटिव रिपोर्टों से उनको घर जाने दिया। मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है और हुकूमत को इस पे अमल करना चाहिए और जो सियासी जमहूरी हक के ऑपोजिशन जमातों को उनको एक्सरसाइज करने दिया जाना चाहिए, बल्कि खान साहब को चाहिए कि वो एक कंटेनर भी दे दें, वो खाना भी दे दें और उसके बाद जो कोविड के हवाले से एक सैंपल कलेक्शन है वो ऑपोजिशन के जलसों के अंदर कारकुनान के लिए कर ले, ताकि उनकी मेक श्योर हो सके कि उनकी हेल्थ जो है वो एट रिस्क नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, आज के जलसे के अंदर बड़ी धुआंधार तकारीर हुई है, मरियम बीबी ने भी खिताब किया, लेकिन आज के जलसे की इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आज उसमें आसिफा भुट्टो साहब ने अपनी मेडन एंट्री दी है। फॉर्मली उन्होंने सियासत में कदम रख दिया है। बिलावल भुट्टो साहब क्योंकि थे, आसिफा भुट्टो साहिबा ने खिताब किया है, वो मुल्तान पहुंची हैं। होस्ट क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब कर रहे थे, तो हमने गाहे बगाए देखा भी कि वो उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं, कान में कुछ कह भी रहे हैं, फिर हाथ हिला के वो अपने कारकुनान का जवाब भी दे रही है। और एक बड़ा अच्छा मैसेज जो आसिफा भुट्टो साहिबा ने दिया है, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर वो दिखा सके, जिसमें वो लोगों को कह रही हैं कि आप मास्क पहने, और हाथ से इशारा किया उन्होंने अपना मास्क की तरफ कि आप भी मास्क पहने। वो क्या कह रही थी जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं, और साथ ही आसिफा भुट्टो साहिबा माजी में क्या कहती रही, बीबीसी के उनके इंटरव्यूज हैं, लियारी जब वो पहुंची है कैंपेन के सिलसिले में बड़ी धुआंधार तकारीर की, और आज उन्होंने क्या कहते हैं उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब आसिफा भुट्टो साहिबा की गुफ्तगू तो आपने सुनी है, आज मरियम बीबी ने भी बड़ा धुआंधार खिताब किया। उनका कहना है कि असल में हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है, और साथ ही साथ आज उनकी तकरीर का जो मेजर पोर्शन है उसमें उन्होंने हदफ तनकीद बनाया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अगर तदफीन के लिए यहाँ पर शिरकत नहीं इख्तियार कर सके अपनी वालदा की तदफीन की और आखिरी रसूमात के सिलसिले में, तो उसकी जिम्मेदार भी खुद हुकूमत है। मरियम बीबी ने आज किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को खुसूसन आड़े हाथों की स्ट्रैटेजी हो या दीगर मामला, तो जरा मरियम बीबी का खिताब आपके सामने रखते हैं। छुप रहा है कि ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। इतना समझदार कोरोना है कि जलसे के बाहर खड़ा हो जाता है। अगर तो वो ऑपोजिशन का जलसा है तो वो अंदर आ जाता है, और अगर वो हुकूमती जलसा है तो वो बाहर से वापस हो जाता है। ये लॉकडाउन जो है ना, ये ऑपोजिशन के ऊपर लॉकडाउन करने की कोशिश हो रही है। मरियम नवाज साहिबा का धुआंधार खिताब आपने सुना है। अब ऑपोजिशन का मुल्तान जलसा तो हो गया है, जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क दिखाई दे रहा था। ऑपोजिशन कह रही थी कि जलसा हम करके ही रहेंगे, अब जलसा कर लिया है। व्हाट नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? पीडीएम की तहरीक आइंदा क्या रुख इख्तियार करेगी? और खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा की जो तोहफा का रुख आज खान साहब की तरफ दिखाई दे रहा है, तो क्या एक पॉलिसी शिफ्ट भी है? लीग नून के आइन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रांझा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इंतजामिया की तरफ से रोका गया, रुकावटें लगाई गई, कंटेनर्स लगे, बैरिकेड्स हुए, लेकिन जलसा हो गया। ट्रेंड्स भी बने कि जलसा तो होगा, बिलाखिर जलसा हो गया। रांझा साहब, इसका आउटकम क्या है? हाउ डू यू सी दिस आउटकम? कि इसके अहदाफ क्या थे, क्या अहदाफ में आप कामयाब हो गए हासिल करने में, और फिर मुस्तकबिल में जलसे अगर होंगे तो बुनियादी तौर पे कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रही है पीडीएम? बहुत शुक्रिया जनाब। ये स्टेप बाय स्टेप पीडीएम की जो मूवमेंट है वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, और पीडीएम की जितनी हमारी क़यादत है, उन्होंने जो बातें की थी और जो जिस तरह जलसों का जो टाइम टेबल दिया गया था, उसके मुताबिक हम अपने टाइम टेबल के मुताबिक लाहौर के जलसे की तरफ अब जा रहे हैं। हुकूमत ने इंतहा की कोशिश की। पिछले 6 या 7 दिनों से जो गुंडागर्दी मुल्तान में शुरू थी, जिस तरह से लोगों को मारा कूटा गया, जेलों में डाला गया, डराया गया, गिरफ्तार किया गया, एंटी करप्शन को इस तरह इस्तेमाल किया गया जिस तरह एंटी करप्शन नहीं हो गया, ये कोई मकामी थाना है, इस तरह झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनवाए गए। उसके बावजूद भी आपने देखा कि अवाम का जमे गफीर जिस तरह से आज मुल्तान में इकट्ठा हुआ, और एक जलसा नहीं हुआ, लाहौर से लेके मुल्तान तक जलसे ही जलसे होते गए। तो हुकूमत तो अपनी जितनी भी हिकमत अमली उसमें बुरी तरह नाकाम हुई, और अब हम लाहौर के जलसे की तरफ जा रहे हैं। और लाहौर के जलसे के बीच में हम यकीनी तौर पे अपना अगला रोड मैप देंगे, और जो रोड मैप हतमी होगा इंशाल्लाह, और उस रोड मैप के बाद हुकूमत को घर जाना होगा। और साहब, इस हवाले से तो मैं आपसे जरूर जानूंगा कि हुकूमत को घर जाना होगा, लेकिन हुकूमत घर जाएगी कैसे? लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जो हुकूमत की तरफ से स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जलसे को रोकने के लिए, बिलाखिर ऑपोजिशन को इसका फायदा हुआ है। वो मकाम की तब्दीली के हवाले से हो या क्राउड चार्ज मिल जाना, यकीन ये भी एक ब्लेसिंग होती है। और मरियम बीबी की आज तकरीर भी बड़ी चार्ज थी, बड़ा पुरजोश खिताब था। जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ रही है, कुछ स्विंग्स, कुछ चेंजेस भी देखने को मिल रही हैं। आज मरियम बीबी की तकरीर का ज्यादातर पोर्शन जो है वो खान साहब स्पेसिफिक था, और उनकी तनकीद का रुख भी खान साहब की तरफ था। तो आपको लगता है कि आप इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती थी हमारी जंग क्योंकि खान साहब से नहीं है, हमारी जंग लाने वालों से है, आज की तकरीर से ये लग रहा है कि नहीं, जंग वाकई खान साहब से है, इमरान खान साहब इशू है?
देखिए हमेशा से इशू जो है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो इमरान खान ही है। ये प्रोडक्ट एक ऐसी चीज आ गई है जो कि मैं समझता हूँ कि खटपुतली भी है, खिलौना भी है, और हम ही नहीं चाहते कि हमारा किसी अदारे के साथ किसी किस्म का तनाव पैदा हो। हम अपने अदारों से का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, क्रॉस द बॉर्डर जो चैलेंजेस हैं हमारे आसपास, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, इनकी मौजूदगी में हम चाहते हैं कि हमारे अदारे मजबूत हों, हम अपने अदारों की ताकत बने। लेकिन एक ऐसा शख्स जो है जिसको लाने की वजह से पाकिस्तान की अवाम पिछले 2.5 साल एक अजीम अजियत में मैं समझता हूँ मुब्तला है। उस अजियत से पाकिस्तान की अवाम को निकालने के लिए सिर्फ हल एक ही है कि इमरान खान से फिलफौर, जो मैं समझता हूँ कि जो एंटीबायोटिक के ज़रिए पाकिस्तानी कौम का फौरी इलाज किया जाता है जा सकता है, वो ये है कि इमरान खान को घर भिजवाया जाए, और इमरान खान को जब घर भेज दिया जाएगा उसके बाद एक शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं, और शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में जो भी सियासी जमात लोगों से मुंतखब वोट लेके आती है और ईवान इक़्तिदार में आती है, हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी लेती है, वो फिर हकदार होगी। नहीं तो राजा साहब, इसको फिर क्या पॉलिसी शिफ्ट कहा जाए या यू टर्न कहा जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत से जाना जाता है, इसको फिर क्या कहें? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रही है, एक शिफ्ट आ रहा है कि अब खान साहब स्पेसिफिक हो गए कि खान साहब से छुटकारा मिल जाए तो आपके तमाम तर मसाइल का हल हो जाएगा। देखिए हमने एक बात की थी कि इलेक्शन जो है वो अगर शफाफ नहीं होगा तो इलेक्शन शफाफ के नतीजे में खान साहब जैसी चीज़ें जो हैं वही मार्ज़े वजूद में आती हैं। तहरीक इंसाफ जैसी हुकूमत जैसी चीज़ें एबनॉर्मल चीज़ें, एबनॉर्मल से मेरी मुराद यह है कि जो कि नेचुरली डेवलप ही नहीं थे और उनको इक़्तिदार दे दिया गया तो वो आ गया। मेरे ख्याल से हर एक ने माजी की गलतियों से सबक सीखना है। अगर पाकिस्तान को हमें आगे लेके जाना है तो माजी की गलतियों से सबक सीखना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं। अगर हम अपनी माजी की गलतियों पे अड़ जाएंगे और कहेंगे नहीं हमने जो फैसला कर दिया चाहे वो गलत भी है लेकिन वो ठीक है, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना होगा तो हमें यकीनी तौर पे माजी की गलतियां चाहे जिस किसी से भी हुई हैं, और आपको पता है कि हर गलती जो है, हर लड़ाई जो है उसका इख्तिताम सुलह पे ही होता है, चाहे वो आलमी जंगें हों, चाहे वो एक दो अफराद के बीच में जंग हो। बिल्कुल ठीक है रिजवान साहब, तो फिर बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि हम लड़ते क्यों हैं? ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है कि बिलाखिर तमाम तर जंगों का इख्तिताम जो है वो डायलॉग पर होता है, मुज़ाकरात में होता है, मुज़ाकरात की मेज पे बैठना पड़ता है। इस वक्त ये तो तय है कि खान साहब ना तो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार है, ना ही आप खान साहब के साथ बैठेंगे, बल्कि आप ये तय कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठा जा सकता है ना राजा साहब? देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, हम एक अपना जमहूरी तरीके से कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं, चाहे हम टोकन के तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और हमें ये यकीन हो जाए कि इसके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं, किसी को प्रेशर नहीं किया गया, किसी से ये नहीं कहा गया कि आपने वोट उसको देना है, इसको वोट नहीं देना। और अगर अवाम की जो मंशा है और अवाम की जुबान अगर मैं नहीं समझूंगा तो मैं नहीं इलेक्शन जीत सकता, और अगर अवाम की जुबान, अवाम की मंशा कोई भी नहीं समझेगा तो वो भी नाकाम होगा। हमें अवाम की मंशा को, अवाम की आवाज़ को, अवाम के जज्बात को समझना होगा। लेकिन राज साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मरियम बीबी दादी के इंतकाल के शोक के बावजूद निकली हैं, लेकिन आज जब उन्होंने जलसा आम से खिताब किया है तो वो कह रही थी कि मियाँ साहब को वालदा की तदफीन में शिरकत नहीं करने दी गई। यानी एक तासुर आया जब उन्होंने मियाँ शरीफ साहब के हवाले से उनके इंतकाल पर मियाँ साहब का क्या दुख था वो बयान किया, फिर अब रिसेंट इंसिडेंट को उन्होंने कोट किया है। तो इसमें तो हुकूमत कह रही थी कि कोई कतगन नहीं है, आप आइए, मियाँ साहब खुद तशरीफ लाए, साहबजादे तशरीफ लाए। तो ये बात फिर मरियम बीबी क्यों करती हैं? कोई सिंपैथी गेन करने के लिए करती हैं? क्या मामला है सर? जी मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान जो हमारी क़यादत का मशवरा और हम सब का मशवरा, जब से इमरान खान ने खुलेआम धमकी लगाई है, और हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जेल में अब ये तहकीकात उस वक़्त अगर हम करवा लेते और हम बैरून मुल्क ना जाते कि नवाज शरीफ साहब को खाने में या आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ दी जा रही थी या जो भी मामला था, ये उनकी जान को शदीद खतरा है। हमारी सियासी कायदीन, हमारी पार्टी के लोग इस मामले में बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे थे, और उसके बाद अब अगर सूरत हाल को देख लिया जाए तो इस मौजूदा सूरत हाल में भी यही मसला है कि ये एक फाशिस्ट किस्म की जमात है, और जिस जमात के अंदर ना कोई जमहूरी रवायात हैं,
ना कोई असूल हैं, ना कोई प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा राजा साहब, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आज भी स्टेट से मैसेज दिया गया कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है। अच्छा, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कहीं, क्योंकि पब्लिक को बता दीजिए, व्यूअर भी जानना चाहते होंगे कि ऑपोजिशन भी समझती है ना कि कोरोना एग्जिस्ट तो करता है, ये एक रियलिटी है, कोई फसाना नहीं है, ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, कोरोना बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और हम समझते हैं कोरोना एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब आप देखें पाकिस्तान की अवाम, आज मुल्तान में कोरोना एग्जिस्ट करता भी है तो कितने लोग आए। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि लोग महंगाई से, गुर्बत से, भूख से, इफलास से लोग जो हैं वो ज्यादा परेशान हैं बनिस्बत कोरोना से, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम समझती है कि जो ये कोविड-18 है, जो कि 2018 के इलेक्शंस के बाद जिसमें पूरी कौम मुब्तला हो गई है, अगर हम कोविड-18 से छुटकारा हासिल कर लें तो कोविड-19 से लड़ना इस कौम के लिए तो मैं समझता हूँ दाएं हाथ का काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऑपोजिशन का जलसा कामयाब हो गया और हुकूमत दबाव में है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीडीएम मुल्तान जलसा ब्रेक पर जाने से पहले मोहसिन शाहनवाज राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस तमाम तर मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना है कि हुकूमत कहाँ खड़ी है। क्या हुकूमत ने इससे पहले पीडीएम मुल्तान जलसे की इजाज़त ना देकर कोई गलती की है? लेकिन अब से कुछ देर पहले शिबली फराज साहब, सेनेटर शिबली फराज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस जलसे पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये भूल जाएं, ये 15 दिसंबर की तारीखें दे रहे हैं, ये 150 जलसे भी कर लें, हुकूमत का कोई बाल बेका नहीं कर सकते। अवाम ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने करप्ट लोगों का साथ नहीं देना, उन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाना है। ये तो अब अपोजिशन अगर गैर जिम्मेदारी का सबूत देती है, अवाम दुश्मनी का सबूत देती है, तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर नौशीन हामिद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पेशतर के डॉक्टर नौशीन हामिद की तरफ बढ़े, नैयर बुखारी साहब से उनका रद्द-ए-अमल लेने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सर, पीडीएम मुल्तान जलसा हो गया, इसके आउटकम्स को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक तासुर ये है कि किला कोना कासिम बाग जो जलसागाह थी, जो मकाम था जहां पर पीडीएम ने ये डिसाइड कर रखा था कि जलसा होगा, वो वहां नहीं हो सका, घंटाघर चौक में हुआ। तो हुकूमत ये कहती है कि शायद फेस सेविंग का एक मौका भी किसी तरह मिल गया कि उतनी बड़ी तादाद में कारकुनान शायद नहीं आ सके। घंटाघर के अंदर तो शायद ज्यादा एक मॉब दिखाई दिया, लेकिन वो अगर पहले वाली जलसागाह में होते तो शायद वहां पर उसको पूरा फिल ना कर पाते। हुकूमत के जो मौक़िफ़ है ये हकीकत से बहुत दूर है और हुकूमत खुद भाग गई, नाकाम हो गई। स्टेट मशीनरी जो इस्तेमाल की उन्होंने पिछले 15 दिन से जबर किया, नारे मारती रही, धमकियां देती रही, लेकिन अल्टीमेटली जलसे के टाइम से को आधा घंटा पहले कहा कि हमने इजाजत दी। दिस इज मॉकरी। मतलब जब मेरा ये राइट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे कि मैं अपनी सियासी तकरीबात को मुनक्कद कर सकूं, मुल्क में आज आइन है, कोई मार्शल लॉ नहीं है, और फिर जिस किस्म का उन्होंने रवैया इख्तियार किया, और हमें अगर ये खौफ था इसको हमें समझते हैं कि हम भर ना सकते, तो गवर्नमेंट ने क्यों पाबंदी लगाई, उसके ताले लगाए, कंटेनर लगा के रास्ता बंद किया, हमें वहाँ ना स्टेज बनाने दिया, ना हमारे पैना फ्लेक्स उतार दिए, और जो हमने वहाँ पे स्टेज के लिए सामान फराम किया उसको उठा के ले गए। तो ये अगर समझते थे कि हमारे पास इतनी तादाद नहीं थी कि हम ना भर सकते, तो क्यों घबराहट के आलम में उन्होंने पाबंदी दिखाई। और आज जलसे का टाइम 1 बजे था और हमें कोई 12 बजे इनकी वो जो मुस्तरद शुदा स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि हम इजाजत दे रहे हैं। क्योंकि आज देखें हाई कोर्ट में भी जो अली कासिम गिलानी की बेल भी हुई और एनपीयू के नीचे जो से 30 डेज के लिए उन्होंने अरेस्ट किया था, उस डिटेंशन ऑर्डर को भी उन्होंने
नल एंड वॉइड करार दिया उसको इलीगल। बुखारी साहब, यानी अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपने ये जलसा किया है, बहुत सारी रुकावटें थी, कंटेनर से सब कुछ था और वहां पर यकीनन मैदान जंग भी वो इलाका बना रहा है, इसके बावजूद जलसा हुआ। अब इसकी जो टेंजिबल आउटकम है, यानी इससे गेन अगर मैं आपसे जानना चाहूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुसूसन और फिर पीडीएम ने क्या किया है, इसका हासिल क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, पहली बात यह है कि ये एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था, हमने उस हवाले से भी ये फंक्शन रखा हुआ था, हमारी पार्टी एनिवर्सरी थी, 53rd एनिवर्सरी थी। फिर पीडीएम का मुशतरका जो जलसा था, ये जो हमारा एक्शन प्लान था उसका एक हिस्सा था, ये सेकंड लास्ट जलसा था, इसके बाद अगला जलसा लाहौर का होगा। तो हमने जो अचीव किया, बावजूद गवर्नमेंट की सब रुकावटों के, उनके जबर के, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करने के, इसके बावजूद हमारे कारकुन, पीपल्स पार्टी के कारकुन, पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुन, पीडीएम की क़यादतें वहाँ पहुँच गई और जलसा भी किया और अपना मौक़िफ़ भी बयान किया और अगला नया अमल भी दिया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि बड़े टॉल क्लेम्स तो ये गवर्नमेंट करती नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करने देंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो रेजिस्ट नहीं कर सके पब्लिक प्रेशर को। पब्लिक प्रेशर के आगे कोई नहीं ठहरता होता, ना ये हुकूमत ठहरेगी, ना इनके और कुछ साथी ठहरेंगे। पब्लिक प्रेशर जो होता है वो चीज़ों को डिसाइड करवा लेता है, पब्लिक ओपिनियन अपने हाथ में फैसले करवाता होता है, और आज पब्लिक ओपिनियन पीडीएम के साथ है। बिल्कुल ठीक है। बिलाखिर बुखारी साहब, आपकी कामयाबी है कि आपने जलसा कर लिया, लेकिन ये जलसा आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो नहीं है। जिसके लिए जलसे हो रहे हैं या जो अल्टीमेट गोल है आपका, वो हुकूमत को घर भेजना है। आपको क्या लगता है इस जलसे के बाद आप अपनी उस डेस्टिनेशन के कितना करीब हुए हैं, उससे कितना दूर हुए हैं बुखारी साहब? देखिए, हमने प्लान दिया हुआ है। देखिए, एक जलसे तो हमने पहले भी किए हैं और भरपूर जलसे हुए हैं। नेक्स्ट फेज हमारा लाहौर का जलसा है और उससे आगे फिर हमारा लॉन्ग मार्च है। तो ये हमारा जो हमने एक्शन प्लान दिया था उसके मुताबिक हम चले। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने जो एक्शन प्लान 20 सितंबर को एपीसी करके तरतीब दिया था, हम उसमें अभी तक कामयाब हैं और हम समझते हैं कि हम इस गवर्नमेंट को पैकअप करा के घर भिजवा देंगे जो हमारा प्लान है उस प्लान के मुताबिक। और ये कब तक होगा सर? ये मंजिल कितनी दूर है, अगर मैं आपसे टू बी प्रिसाइज जानना चाहूं? जनवरी के महीने में ये हुकूमत यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। और ये मामला पार्लियामान के अंदर तय पाना है सर, या सड़कों पे होगा? ये हमारे पास ऑप्शन हैं। ये हमने ऑप्शंस पे लिखा हुआ है कि हम नो कॉन्फिडेंस भी हमारे ऑप्शन में है, रेजिग्नेशन भी हमारे ऑप्शन में है और पब्लिक मोबिलाइजेशन भी हमारे ऑप्शन में थी, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये तमाम तर जो ऑप्शंस है आपके, आप ये समझते हैं कि जनवरी से पहले आप एक्सरसाइज कर लेंगे? इंशाल्लाह जनवरी टारगेट है हमारा। जनवरी में इस मुल्क के अवाम को इन जाबर और नाअहल और नकम में हुक्मरानों से जान छूट जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैय्यर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सैद डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज पीडीएम का मुल्तान जलसा हो गया, बावजूद इसके कि पकड़ धकड़ भी होती रही, गिरफ्तारियां भी होती रही, कंटेनर्स भी लगे और जो कुछ होता रहा, यानी 4-5 रोज पहले तक किला कोना, कासिम बाग और उसके अतराफ का इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। लेकिन इसके बाद हुकूमत को एहसास हुआ कि नहीं, कंटेनर्स हटा देने चाहिए, बैरिकेड्स हटाने चाहिए और जलसे की इजाजत दे देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की अपनी हिकमत अमली की वजह से ज्यादा माइलेज मिल गया ऑपोजिशन जमातों को और पीडीएम को? देखिए जी, हुकूमत का तो सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि इस वक्त सिचुएशन कोविड की बहुत ख़राब हो गई है और मज़ीद ख़राब होने जा रही है और इसके अंदर ये जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं उनका एक बड़ा मेजर रोल है। तो उसकी वजह से हुकूमत ने ज़रूर कोशिश की थी कि ये जलसे में पब्लिक उस तरीके से ना आए ताकि वो जो हम लोग अवॉइड करना चाह रहे थे बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स को, वो हो। मगर फिर इवेंचुअली जब पीडीएम बाज नहीं आई और वो अगर मुल्की मफाद को और अवाम की सेहत और ज़िंदगी जो है उसको वो अहमियत नहीं देती, तो फिर हुकूमत ने, आपको पता है कि आखिर में उन्होंने तमाम रुकावटें भी हटाने के लिए कह दिया था और जलसा करने की इजाज़त दे दी थी, जो कि मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन को इस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। फिर दीर में लियाकत बलोच साहब का जो अपना जो सिराजुल हक साहब का जलसा था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सिराजुल हक साहब ने भी करे या अगर हुकूमत भी करे इस किस्म के जलसे, कोई भी करे,
जलसे और पब्लिक गैदरिंग इस वक्त जो है वो बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है ना डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होता है। जब हुकूमत या फिर इत्तेहादी कहीं पर कोई जलसा करते हैं, कन्वेंशन करते हैं, कॉर्नर मीटिंग होती है, तो वहां पर इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं होता। जहां पर ऑपोजिशन करती है वहां पर पकड़ धकड़ भी होती है, गिरफ्तारियां भी होती है, पर्चे भी होते हैं। देखिए, ऑपोजिशन का ये कोई पहला जलसा नहीं है। पीडीएम ने इससे पहले बेशुमार जलसे किए हैं, किसी में भी पकड़ धकड़ नहीं हुई थी, उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया था और ये जलसे बिल्कुल उनकी फ्री हैंड के साथ हुए हैं। आज मुल्तान में थोड़ा सा इनिशियली किया गया था स्ट्रिक्टनेस, मगर बाद में इनकी जिद के ऊपर उसको भी छोड़ दिया गया था। और सिराजुल हक साहब जो हैं वो बेशक आप कह रहे हैं कि हमारे एलआई हैं, मगर इस वक्त मैं सिराजुल हक साहब को एलआई नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिराजुल हक साहब ने भी जलसा किया है, लेकिन वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं तो अब अगर आज मुल्तान के अंदर एक्शन करके हुकूमत ने कोई लेसन लिया और उसके बाद ये कहा कि हम रुकावटें हटा रहे हैं, तो क्या हुकूमत ने एक लेसन लर्न किया है कि फ्यूचर में कभी ऑपोजिशन को रोकना नहीं है? देखिए जी, हुकूमत का तो एक ही मौक़िफ़ है और दरखास्त भी ऑपोजिशन से कि ये जलसे किसी सूरत में भी जो है वो हमारे मुल्की मफाद में नहीं है। पेंडेमिक इस वक्त एक पीक पे पहुंच रहा है, पाकिस्तान में भी पीक पे पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में भी पीक पे पहुंच रहा है। ये सिर्फ इस वक्त जो ऑपोजिशन वाले हैं वो अपने बच्चों की लॉन्चिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये वाला सारे चीज़ें हो रही हैं। उनके पास सोशल मीडिया भी है, उनके पास मीडिया भी है, वो अपना मौक़िफ़ अगर बयान करना चाहते हैं उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इसके लिए गरीब आवाम को भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है और अनड्यू एक्सपोजर देने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना मौक़िफ़ दूसरे तरीके से भी बयान कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? हुकूमत के पास क्या है, क्योंकि लाहौर का जलसा आ रहा है और उसके बाद पीडीएम ये कह रही है, खासतौर पे आज के जलसे के बाद तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर हुआ है और कॉन्फिडेंट दिख रही है और कह रहे हैं कि लाहौर का जलसा बड़ा क्रूशल होने जा रहा है। तो यहाँ पर पंजाब हुकूमत की खुसूसन क्या स्ट्रैटेजी, क्या हिकमत अमली होगी, कैसे कटेल करेंगे पीडीएम को? देखिए, हुकूमत की स्ट्रेटजी तो यही है कि हम ऑपोजिशन को बार बार ये कह रहे हैं और आपने देखा है कि जिस कोर्ट्स भी जो है वो एनसीओसी के पीछे खड़ी है, वो एनसीओसी के तमाम फैसलों को एंडोर्स कर रही है। तो बाकियों को भी यही कह रही है कि जब इस एक वफाकी प्लेटफॉर्म से अगर एक आ रही हैं आपको एडवाइजरीज आ रही हैं तो उसको सब फॉलो करें। मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन को इस वक्त एक सीरियस एटीट्यूड करना चाहिए और अगर वो वाकई अवाम के मफाद में तो 1 महीना पोस्टपोन करने से नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो पहले भी आपने कह के देख लिया है। अभी तो मुझे जलसे रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना तो पीडीएम की मूवमेंट रुकती हुई दिखाई दे रही है, ना गैदरिंग्स रुकती हुई दिखाई दे रही है। क्या हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेगी कि जिस जगह पर जलसा होता है उसके बाहर अपना स्टाफ डिप्यूट करें, वहां पर कोविड टेस्ट हो और भले वो टाइगर फोर्स को मैदान में उतारे और ये मुमकिन बनाने की कोशिश करें कि एसओपीज के तहत जलसे हों? क्या ये स्ट्रैटेजी भी हुकूमत अपनाएगी अगर वाकई कोविड रोकने के लिए संजीदा है? कि ये स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कोविड टेस्ट जो हैं वो आपको पता है कि जब लिए जाते हैं तो वो उसका 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आता है, फॉर रिजल्ट कोई भी नहीं आता। और ऐसी कोई स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है ऑपोजिशन के पास भी नहीं कि लोग अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आए। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इसका सिर्फ वाहिद तरीका यही है कि लोग अपने रहें और कम से कम जो है पब्लिक गैदरिंग्स में इकट्ठे हों और यहाँ पर ये जलसे जो हैं इनको फौरी तौर पे बंद करना ये वाहिद सोल्यूशन है। एसओपीज ऐसे जलसों में बिल्कुल भी जो है वो उन पे अमल दरामद नहीं होता। हुकूमत की तरफ से तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टॉल्स लगे हुए होते हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर मास्क भी अवेलेबल होते हैं, सैनिटाइजर्स भी होते हैं। मगर जिस तरह से लोग मैदान में दाखिल होते हैं, जलसागाह में दाखिल होते हैं, की धज्जियां बनी जाती हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे ये बताइए कि क्या वाकई हुकूमत पर अब दबाव है? और जैसे ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि जनवरी तक हुकूमत घर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या वाकई ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? नहीं जी, बिल्कुल मैं समझती हूँ हुकूमत पे किसी किस्म का दबाव नहीं है। और अगर जलसों से हुकूमत जानी होती तो पीटीआई अकेली इतने बड़े जलसे करती थी पिछले टेन्योर के अंदर, जब इनका ये 2013 से 18 का था 126 दिन का धरना, जितना ये 11 जमातें मिलकर भी जितने बड़ा जलसा नहीं कर सकती उतना पीटीआई अकेले करती थी। अवाम हमारे साथ थी, मगर उसके बावजूद हमने देखा है कि जलसों से हुकूमतें जो हैं वो घर नहीं जाती और ना ही इनकी कोई भी जलसों वाली स्ट्रेटेजी कामयाब होगी। हुकूमत बिल्कुल स्टेबल है
और ये हुकूमत अपनी मदद पूरी करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर नौशीन हामिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के हाथ से कौन कौन से हाथी निकल रहे हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद और खासतौर पर पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात भी करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जंजीरों में जकड़े घुट घुट कर जिंदगी बसर करते कावन को बिलाखिर रिहाई मिल गई है। जब बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सब ने कावन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई तो चिड़ियाघर इंतजामिया भी मजबूर हो गई और उन्होंने बिलाखिर कावन को जंजीरों से आज़ाद कर दिया है। साल 2016 में सेनेट की कायमा कमेटी ने कावन की मुंतकिली के अहकामात दिए, लेकिन सेनेट के हुक्म के बावजूद कावन की दाद रसी न हो सकी, जिसके बाद अदालत से रुजू किया गया और अदालती हुक्म पर कावन को आज़ादी नसीब हुई है। कावन को आज़ादी मिल गई। भूख, अफलास और पाबंदियों के शिकार इंसानी माशरे की बजाय अब वो कंबोडिया के जंगलों में जिंदगी गुजारेगा। मगर कावन की पाकिस्तान आमद के साथ ही यानी 1985 में एक और माशी हाथी ने काम का आगाज किया था। वही हाथी जिसने पाकिस्तान की तामीर में नुमाया किरदार अदा किया। यही हाथी अब आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि सरमायादारों और हुक्मरानों के लिए सफेद हाथी बन चुका है। यह हाथी पाकिस्तान स्टील मिल्स है। मौजूदा हुकूमत ने अपने दावों के बरक्स पाकिस्तान स्टील मिल्स के 4500 मुलाजमीन को जबरी तौर पर नौकरियों से निकाल दिया है। जी, ये उसी तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है जिसने इंतखाबी मंशूर में जहां और बहुत सारी बातें की थी वहीं ये भी शामिल था उसके इंतखाबी मंशूर में कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आई तो पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल करेगी। इक़्तिदार में आने के फौरी बाद अक्टूबर 2018 में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने दावा किया कि हुकूमत ने वजारत सनत व पैदावार को 45 दिनों में स्टील मिल्स बहाली प्लान पेश करने की हिदायत सादर की हैं। उस वक्त अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब अक्टूबर 2018 में क्लेम कर रहे थे इसकी बहाली से मुताल्लिक। जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। प्राइवेटाइजेशन करेंगे इन द PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसेट है ना, ये रहेगा पाकिस्तान का। ये तो भी पाकिस्तानी एसेट हम लोग ना आउटराइट सेल नहीं करेंगे। एक माह बाद वजीर खजाना असद उमर ने दावा किया कि हुकूमत ने स्टील मिल्स बहाली प्लान का मरहला काफी हद तक मुकम्मल कर लिया। यानी वो स्टील मिल्स जिसकी बहाली से मुताल्लिक रज़ाक दाऊद साहब भी कह रहे थे, असद उमर साहब जो उस वक्त मिनिस्टर फाइनेंस थे, वो कह रहे थे कि काफी हद तक इस प्लान पर अमल दरामद हो चुका है। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। स्टील मिल का जो हमने वादा किया था, मैं आपको वादा याद दिला दूं, वो ये था कि स्टील मिल को हमने दोबारा फाल करना है और चलाना है। उसके लिए बड़ी मेहनत के साथ उसकी मंसूबाबंदी की गई। चाइना से कंपनी से हमने ऑफर्स भी वहाँ से आई। वो बड़ा अच्छा अमल चल रहा था। मोहम्मद मियां सुमरो साहब जो हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन के वजीर, वो उस पर काम कर रहे थे। कोरोना की वजह से आपको पता है दुनिया के अंदर मामला जो है वो ज़रा सुस्त रवि का शिकार हो गए। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं और बाहर से बैनुल-अक़वामी सरमायाकार आ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला स्टील मिल को जो है दोबारा हम आबाद देखेंगे। असद उमर साहब शायद अपने इस दावे को भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने एक और वादा स्टील मिल्स के मुलाजमीन से भी किया था। उन्होंने मुलाजमीन से वादा किया था कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लें ताकि अगर मैं अपने बयान से पीछे हटूं तो कल आप मुझे ये दिखाकर शर्मिंदा कर सकें। मैं आपके साथ ये वादा करता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत आई और स्टील मिल्स के मजदूरों के खिलाफ कोई फैसला किया गया तो मैं तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा रहूंगा। वो क्या कह रहे थे, जरा असद उमर साहब के लिए खुसूसी तौर पर वीडियो प्ले कर। स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा। मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा होने रहूंगा। असद उमर साहब माजी में क्या कहते थे और हाल ही में उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, दोनों की झलक आपके सामने रखी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1985 में काम का आगाज करने वाली स्टील मिल्स माजी में भी ऐसी ही थी? लेकिन माजी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास हर मसले का हल मौजूद होता था। वो कौमी एहसासों की हिफाजत करना पसंद करते थे, लेकिन इक़्तिदार में आकर सब कुछ भूल गए हैं। चंद अफराद के लिए कौमी एहसासे की नीलामी और मुलाजमीन की बरतरफी का दाग तहरीक इंसाफ के चेहरे से कभी धोया नहीं जा सकता। एक तासुर अपनी जगह पर मौजूद है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि गैस बहरान पर अवाम से झूठ क्यों बोला जा रहा है। एक बदतरीन गैस बहरान सर उठा रहा है, वज़ीर आज़म को इस बात का इदराक है, लेकिन इस गैस बहरान पर कौन झूठ बोल रहा है और क्यों झूठ बोला जा रहा है, इस मामले को उठाएंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोई भी फैसला अगर बर वक्त लिया जाए तो इसके असरात बेहतर होते हैं। ताखीर से लिए गए फैसले अक्सर फायदेमंद होने की बजाय नुकसान का बायस बनते हैं।
तहरीक इंसाफ के साथ भी इक़्तिदार में आते ही कुछ ऐसा ही हुआ है। IMF के पास जाने में ताखीर के फैसले से मुल्क की मईशत को इस कदर शदीद दबाव का सामना करना पड़ा कि आज तक संभल नहीं सकी है। गंदम बरामद करने की इजाज़त और फिर चीनी बैरून मुल्क भेजने के लिए सब्सिडी के फैसलों ने आज दोनों अशिया दरामद करने पर मजबूर कर दिया है। सस्ते दामों मुल्क की अजनास दरामद की और अब महंगे दाम से खरीदी जा रही है। आटे और गंदम के बहरान के दौरान भी हुकूमत ने बर वक्त फैसले नहीं किए, जिसके बायस न सिर्फ मुल्क में महंगाई हुई है बल्कि कौमी खजाने को भी अरबों का चूना लगा है। इसी तरह PTI दौरे हुकूमत में हुकूमती वज़ीरा और वज़ीर आज़म का एक पेज पर मौजूद ना होना यकीनन ये भी एक मसले का बायस है। मौसम सरमा आते ही मुल्क में गैस के बहरान के खदशात का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान गैस बहरान की निशानदेही कर रहे हैं, जबकि खुद उमर अयूब और नदीम बाबर कहते हैं कि हमारे पास गैस मौजूद है, इजाफी गैस खरीदी नहीं जा सकती है। इस हवाले से वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ बड़ा ही क्लियर है, लेकिन साहब और नदीम बाबर साहब क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 300-325 अरब की तो वो खुद गैस सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे। मैं डंके की चोट पे सर बुलंद करके कहने को तैयार हूँ कि जिस तरीके से पुराने 2 टर्मिनल लगाए गए, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा गवर्नमेंट को कि उस तरह लगाओ कि $500,000 देते रहो रोज के, चाहे वो टर्मिनल चले या ना चले। महंगे तरीन नंबर 1, नंबर 2 गलत फ्यूल मिक्स, नंबर 3 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को उन्होंने ज़बा करके महंगे प्रोजेक्ट्स को लाए किस लिए। और चौथी चीज मैं फिर दोहराऊंगा, लैक ऑफ प्लानिंग। आपने मार्केट स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया जो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। पावर का के लोड ऊपर नीचे हो रहा है, वो नेचुरल फिनोमेनन है कि वेदर चेंजेस हो गए या प्रोजेक्शन आपने करनी है फ्यूचर की, उसमें एस्टिमेट्स ऊपर नीचे हो गए। हुकूमती दावों के बरक्स अगर हकायक का जायजा लिया जाए तो ये बार हैरान कुन है कि इस साल अगस्त में LNG की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। हुकूमत को पता था कि सर्दियों में डिमांड और कीमतें दोनों बढ़ जाएंगी, लेकिन वक्त पर टेंडर करके सर्दियों के लिए सस्ती गैस बुक नहीं की गई, बल्कि आवाम को बताया जा रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक और सुनहरी मौके से फायदा नहीं उठाया जा सका। कोरोना के बाद जब दुनिया भर में LNG की कीमतें गिरी तो पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बचाने का सुनहरी मौका था, मगर हुकूमत ने पूरी तरह फायदा न उठाया, बल्कि सारी तवज्जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पर मरकूज रखी गई। तवील मुद्दती मुआहिदों की वजह से यकीनन पाकिस्तान 2016, 2017 और 2018 में सस्ती गैस खरीदता रहा, क्योंकि स्पॉट की कीमतें इन तवील मुद्दती मुआहिदों से ज्यादा रही थी। लेकिन 2019 में जैसे ही स्पॉट कीमतें तवील मुद्दती मुआहिदों से नीचे गईं तो हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमत पर इल्ज़ाम धरना शुरू कर दिए। इसी बात का इजहार मरियम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी किया है। उन्होंने फर्नेस ऑयल और LNG की कीमतों में कमी के फवायद आवाम तक ना पहुंचाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरियम नवाज साहिबा ने मुल्तान जलसे में यह नुक्ता उठाया है। क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। गैस की कीमत दुगनी से तिगनी हो चुकी है। काबीना का फैसला हुआ 2018 में कि कोई फर्नेस ऑयल मुल्क में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, कोई पावर जनरेशन डीजल पे नहीं होगी। इस दफ़ा फिर गर्मियों के दौरान और आज भी मुल्क के अंदर पावर जनरेशन के लिए फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है और जो डीज़ल है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। आपके पास LNG का पूरा निज़ाम मौजूद है जिससे आप 1/4 कीमत में बिजली बना सकते हैं। बिजली की कीमत बढ़ाने के बावजूद जो गैस कंपनी का सर्कुलर डेट है वो 1000 अरब से बढ़ चुका है। इस वक्त हर महीने सर्कुलर डेट जो है ये 60 अरब रुपए से इसमें इजाफा हो रहा है। 2.5 साल में कोई LNG टर्मिनल नहीं लग सका। आज मुल्क को ज़रूरत है, भी गैस की शॉर्टेज का सामना कर रहा है, मुस्तकबिल में भी होगा। और जब आज भी एक टर्मिनल में कैपेसिटी मौजूद है लेकिन हुकूमत जो है वो LNG इंपोर्ट नहीं करती। इस वक्त पूरी दुनिया में सस्ती LNG मौजूद है, मगर सस्ती LNG लेने की बजाय आवाम को टीका लगाया जाता है, यानी ये बिलाखिर आवाम ही को भुगतना पड़ता है। हुकूमत ने मुसलसल 18 माह तक सबसे ज्यादा महंगे दामों पर फर्नेस ऑयल खरीद कर बिजली पैदा की है। इसके बावजूद सर्दियों के लिए गैस दस्तयाब ना हो पाई।
मजीद बिजली पैदा करने के लिए जनवरी 2021 तक 10 लाख टन फर्नेस ऑयल की जरूरत है, जिससे महंगी बिजली पैदा की जाएगी और कौमी खजाने को 25 अरब रुपए का नुकसान होगा। लेकिन सवाल तो यह भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत ने LNG की बजाय फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की है? क्या गैस बहरान के जरिए आवाम को टीका लगाने की कोशिश की जा रही है? क्या हुकूमत महंगे दामों बिजली तैयार करके अपने लोगों को नवाज रही? यकीनन ये वो तमाम तर सवालात हैं जिसका जवाब खुद हुकूमत दे सकती है। एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं। गुज़श्ता दिनों एक ट्रैफिक वार्डन की वीडियो वायरल हुई। ये लाहौर की मशहूर सड़क जेल रोड की वीडियो है। एक काले शीशे वाली गाड़ी रोके जाने पर सिग्नल नजरअंदाज करते हुए निकलने की कोशिश करता है एक ड्राइवर, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक वार्डन गाड़ी के जो बोनट पर सवार हो जाता है उससे बहस व तकरार होती है। वार्डन की शहरी बदकलामी करता है, बदतमीजी करता है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो गाड़ी के बोनट पर सवार हो जाता है, नीचे गिराने की कोशिश की जाती है ड्राइवर की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद वो फरार की कोशिश करता है। ऐसा ही वाकया गुज़श्ता साल अक्टूबर में, ये फुटेज भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये लाहौर की मारूफ शारा जेल रोड है, जहां पर एक ट्रैफिक वार्डन ने काले शीशे वाली गाड़ियों को रोका है। एक गाड़ी रुकती है, ड्राइवर बदकलामी करता है, वो इस पर मुसर रहता है कि उसकी तरफ से कोई वायलेशन नहीं की गई है। जब ट्रैफिक वार्डन रोकने की कोशिश करता है तो उसको वो गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश करता है ड्राइवर। ऐसे में जान बचाने के लिए ट्रैफिक वार्डन गाड़ी के बोनट पर सवार हो जाता है और किस तरह गाड़ी तेज़ी से चलती रही है, ये तमाम तर मनाजिर CCTV कैमराज ने भी जो है वो अपने अक्सबंद किए हैं। PPIC 3 की फुटेजेस हैं। ऐसे ही वाकया गुज़श्ता साल अक्टूबर में कराची की एक सड़क पर देखा गया था, जहां कार को रोकने की कोशिश में ट्रैफिक वार्डन गाड़ी के बोनट पर सवार हो जाता है। मुल्क में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल मामूली सी बात है। कई कवानीन की खिलाफ वर्जी को मामूली समझा जाता है। बड़े लोग तो गाड़ियों के शीशे काले करके घूमते हैं, लेकिन काले शीशों वाली गाड़ियां मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन रही हैं, क्योंकि काले शीशों, रंग बिरंगे स्टिकर्स और मुकम्मल प्रिंट की गई गाड़ियों की भरमार के बायस जराइम पेशा अफराद की पहचान मुश्किल होती है। जराइम पेशा अफराद ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो पहचाने ना जा सके। इसके बावजूद अमन पसंद शहरी भी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे माशरे में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के वक्त ट्रैफिक कवानीन और सड़क पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने की मुनासिब समझ और सड़क पर चलते दूसरे अफराद के हुकूक के मुताल्लिक कम इल्मी भी है। हमारी शाहराओं पर गलत पार्किंग, बिना हेलमेट की मोटरसाइकिल और बिना सीट बेल्ट पहने कार चलाना, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल आम समझा जाता है और इसको बाइसे फख्र लेते हैं। इनकी खिलाफ वर्जी पर हम आए दिन सड़कों चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को लोगों के चालान काटते और उलझते भी देखते हैं, लेकिन अगर पुलिस एहलकार कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई एक्शन ले तो इन्हें गाड़ियों के तले रौंद डाला जाता है। कोयटा में पुलिस एहलकार को मेंबर असेंबली अपनी गाड़ी तले रौंद डालता है। नीली बत्ती के चालान पर वार्डन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाती है। आम फर्द का चालान भी किया जाए तो बड़े रिश्तेदारों के जरिए फोन कराकर पुलिस एहलकारों को दबाने की कोशिश की जाती है। जरूरत इस अमर की है कि पुलिस एहलकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाए, उन्हें बाइख्तियार और किसी भी किस्म के दबाव से आज़ाद कराया जाए। सबसे अहम बात, ट्रैफिक लाइसेंस जारी करने से पहले ट्रैफिक कवानीन के बारे में इम्तिहान लाजमी लिया जाए, इसको मैंडेटरी करार दिया जाए और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की जाए और फिर जज़ा और सज़ा का मौसर निज़ाम बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक वार्डन भी महफूज हो सकें और ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी भी मुमकिन बनाई जा सके। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।